हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, और इसमें भैया कल हमने एक लेक्चर ले लिया है, और एक लेक्चर में हमने जो करवाया है वो हमने मीन के बारे में बताया है। ठीक है। तो कल जो है थोड़ा बहुत बेसिक के ऊपर हमने बात करी थी। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के डिवीजन के बारे में बात करनी। हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसको किस तरीके से हम डेटा को डिवाइड करते हैं, किस किस तरीके से आपको पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, कोरिलेशन रिग्रेशन कहाँ पे आता है ना, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, और इन तीनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा था। इसके बाद हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कराया था हमारा, जिसका नाम था भैया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी माध्य। माध्य को हमने सबसे पहले स्टार्ट कराया था, और इसमें माध्य को हमने करने के तरीके बताए थे, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम मीन मेथड पे इसको खत्म करा था। आज की क्लास जो है वो थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में मीन के ही आगे कंबाइंड मीन के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भैया कंबाइंड मीन। ठीक है। क्या होता है कंबाइंड मीन और क्या क्या चीजें हैं मेरा थोड़ा समझते हैं। ठीक है। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है और इस फॉर्मूले में क्या क्या होता है, ये फॉर्मूला बस इतना ही है या इससे ज्यादा है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कंबाइंड मीन होता क्या है, देखो ये कब काम आता है कि अगर आप सपोज करो आपके पास में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है ना, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है। सपोज करिए एक्सआई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपने पास में, और इनका अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज करिए मेरे पास में दो चार ऐसे करते करते बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और दूसरी मेरे पास में और ऑब्जर्वेशन है, सपोज करिए कोई और, सपोज करो y1 y2 ऐसे करके बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है ym तक। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई कि जो है इसका अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो क्या इसका मीन निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर। इसका माध्य यानी इसका मीन निकालना बड़ा आसान होता है। एक्स बार जो होता है वो समेशन एक्स आई अपॉन एन होता है सर। समेशन एक्स आई अपॉन एन होता है, तो आप आराम से निकाल लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, निकल जाएगा। तो मैंने पूछा इसका जो है वो माध्य निकाल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर इसका भी निकाल सकते हैं। ये होगा समेशन वाई आई अपॉन में एम हो जाएगा, एम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो मैंने बोला कि सपोज करो इसका मीन आपने निकाल लिया, इसका मीन आपने निकाल लिया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया इन दोनों का कंबाइन करके मीन क्या आएगा, इन दोनों का कंबाइन करके मीन क्या आएगा, यानी इन दोनों का कंबाइंड मीन कितना होगा। तो कंबाइंड मीन में आप थोड़ा सा सर्क हो जाओगे, लेकिन ये बहुत ही इजी तरीका होता है। कंबाइंड मीन होता क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास में एक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इसका जो मीन है वो सपोज करो या ऐसा समझ लो एक्स आई जो है वो कुछ ऐसी है ऑब्जर्वेशन x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। ठीक है। वाई आई सपोज करिए ये ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन y1 y2 और ऐसे करते करते ym तक है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों का कंबाइंड मीन क्या होगा, तो कंबाइंड मीन का मतलब ये होता है कि दोनों का मिला के मीन कितना आएगा। तो कंबाइंड मीन कभी भी आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि भैया पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है n, इसको इसके मीन से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से मल्टीप्लाई कर दो। मीन मतलब वाई बार, इसका अगर मैं मीन निकालूंगा तो इसका मीन कितना आएगा, वाई बार आएगा। इसका मीन निकालेंगे तो इसका मीन कितना आएगा, एक्स बार आएगा। इसका मीन होगा, है ना, और ये इसका मीन होगा, वाई बार। तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, और लास्ट में इसको डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी एन प्लस एम से, तो ये जो निकलता है इसको बोलते हैं हम कंबाइंड मीन निकला इस दोनों ऑब्जर्वेशन का। ठीक है। तो दोनों ऑब्जर्वेशन का कंबाइंड मीन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब क्या ये ऑब्जर्वेशन अलग अलग होनी चाहिए इसके लिए, या एक ही सीरीज में भी हो सकती है, तो ये दोनों तरीके से हो सकती है, अलग अलग सीरीज में भी हो सकती है, और ये सिंपल एक ही सीरीज में भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आधी सीरीज दे दें आपको, आधी आधी का अलग मीन दे दें, आधी का अलग दे दें, तो आपसे कंबाइन करके पूछ रहे हो मीन कितना आ रहा है। ठीक है। क्या ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ दो के लिए लगता है, ये दो सीरीज के लिए लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है कि ये फॉर्मूला दो के लिए लगता है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए फॉर्मूला जो होता है वो दो से ज्यादा मैं बोल सकता हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए भी लग सकता है। जैसे सपोज करिए आपके पास में वाई आई करके एक और मैंने ऑब्जर्वेशन डाल दिया, मैंने सपोज करिए बोल दिया, मैंने कहा जेड आई इज इक्वल टू है Z1 Z2 एंड सो ऑन अप टू Zn तक है। Zn नहीं Zp तक है, Mn हो गया ना, तो इसको मैं P कर लेते हैं, Zp कर लेते हैं, Mn और P, Zp तक है। तो इसका अगर मेरे को कंबाइंड मीन निकालना पड़ा, तो देखो ध्यान क्या रखना है आपको, एक फॉर्मूले पे मतलब
और ये जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इस फॉर्मूले को बिल्कुल मतलब रट्टा नहीं मारना, आपको बनाना भी आना चाहिए। तो कंबाइंड मीन क्या होता है, देखो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। कंबाइंड मीन क्या होगा, आपको पहली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से मल्टीप्लाई करना है, यानी एन को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, इसका मीन है ना। इसका मीन कितना, वाई बार, इसका मीन कितना, जेड बार। तो अब आपको क्या करना है, प्लस एम को मल्टीप्लाई करना है वाई बार से, प्लस पी को मल्टीप्लाई करना है जेड बार से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे में n प्लस एम प्लस पी कर दीजिएगा तो ये कंबाइंड मीन निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ये नीचे दिख रही है इससे डिवाइड करना है आपको, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो ये जो निकलेगा पूरा का पूरा इसको बोलते हैं भैया हम कंबाइंड मीन। ठीक है। अब ऊपर देखो एक फॉर्मूला हमने लिखा रखा है कि कंबाइंड मीन होता क्या है। सपोज करिए आपके पास में x1 बार ये पहली ऑब्जर्वेशन का मीन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है, और x2 बार सेकंड ऑब्जर्वेशन का मीन है, सेकंड मतलब सेकंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n2 है। तो इसका कंबाइंड मीन होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 होता है। ठीक है। अब इसको करते कैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, बस आपको मैं ये बोलूंगा कि इसको बनाना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक देता हूँ कि ये एग्जाम्पल के लिए तौर पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 15। 4 नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन कितना है, 15 है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ अनदर 6 नंबर्स इज 12। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड 10 नंबर्स। ठीक है, जैसे आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप इसको खुद भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, एकदम से आंसर बताइए, मैं सीधा सीधा आंसर बता दूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और सबके सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं या कर रहे हैं उनको तरीके से चीजें मिलती रहें। ठीक है ना। तो इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज करिए 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, इनका मीन जो था वो 15 था। तो इसका मतलब n1 दे रखा है, x बार दे रखा है। इसके बाद 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी अलग कोई, है ना। 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी और इनका मीन जो था सपोज करो x1 है, ये x2 बार कर लेता हूँ, ये है 12। तो आपसे बोला है कि दोनों को मिला के 4 और 6 10 ऑब्जर्वेशन बन रही है। तो 10 ऑब्जर्वेशन का कंबाइंड मीन क्या होगा। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको मैं बताता हूँ करना क्या होता है। कंबाइंड मीन निकालने के लिए आपको ढूंढना होता है n1 x1 बार, n2 x2 बार और n1 n2। ठीक है। तो n1 ढूंढ लिया, n2 ढूंढ लिया, x1 बार ढूंढ लिया, x2 बार ढूंढ लिया, तो आपको कंबाइंड मीन अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2 होता है। बस फॉर्मूले को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4 इंटू 15 प्लस 6 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 6। तो भाई 15 चौक 60 हो जाता है, 12 छिंग 72 हो जाता है, अपॉन में 10 कर दो। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा 72 और आई थिंक 2 आ गया, 7 6 13 132 अपॉन 10 आ रहा है, यानी 13.2 इसका जो आ जाएगा कंबाइंड मीन आंसर आ जाएगा। तो मीन जो निकला आपका, यानी कंबाइंड मीन जो निकला वो कितना निकलेगा 13.2। और इतना इजी होता है इसको करना, बस आपको लेकिन अगर चीजें आती होंगी तो आप आराम से बना लोगे, नहीं आती होंगी तो दिक्कत होगी। ठीक है। तो 13.2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्लियर है भैया। चलिए अगर आपको ये क्लियर है तो हम आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं, और क्वेश्चन जो है ना, जैसे दे रहे हैं तो उसी हिसाब से करा भी करिए। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, बोला भैया इसको ना सॉल्व करो, आंसर बताओ। ठीक है। वीडियो पॉज करिएगा, एक दिमाग में अपने आंसर रखिएगा। आपको बोल रखा द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई विद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 36 एंड 64 and mean 4 and 3 respectively are combined. What is the mean of the resulting distribution x plus y। तो आपसे बोल रखा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है x और y, है ना, जिनकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है और मीन ये है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो बताइए कि रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन x प्लस वाई का कंबाइंड मीन कितना होगा, आपसे ये पूछ लिया गया। तो कंबाइंड मीन पूछा है तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3.26 3.36 3.32 3.42। आपसे पूछा है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो करने के लिए देखो कैसे करना है, इसको करने का तरीका बड़ा आसान होता है। आपको करना यह है, सबसे पहले तो n1 छाटना है या n2 छाटना है, x1 बार x2 बार। ठीक है। n1 जो होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भैया, 36। ठीक है। n2 64, x1 बार है भैया 4 पहला वाला मीन, और x2 बार जो है वो 3 है। तो कंबाइंड मीन हमारे को निकालना है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है भैया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार, है ना, अपॉन में n1 प्लस n2 होता है। तो क्या करेंगे, n1 यानी 36 इंटू 4 प्लस 64 x2 बार कितना है भाई 3 अपॉन में n1 प्लस n2। देखो 36 और 64 ये जो है ना इन दोनों को रख देना है,
36 प्लस 64। अब जरा बच्चे करना क्या है भैया, मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, 6 चौक 24 हो जाता है, 4 3 12 13 14 144, 144 प्लस 64 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 चौक 12 हो जाता है भैया, 3 छिंग 18 19 192 हो जाता है भैया। इनको कर दो 36 और 64 को जोड़ दो। जैसे ही हमने जोड़ा, अब जोड़ने पर देखो ये 4 2 मिल रहा है भैया 6, ठीक है, 9 4 मिल रहा है 13, और ये मिल गया 2 और 1 2 और 1 3, ठीक है। ठीक है, तो अपॉन में 100 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 3.36, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें इसका भी कौन सा आंसर आया है, सी। आई होप आपने भी यही आंसर बनाया होगा, सही बनाया होगा, है ना। अगर सही आए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, चीजें बढ़िया से करनी है, आपका आंसर बिल्कुल आएगा बन के, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अब जैसे ही आपको कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट आया, देखो कंबाइंड मीन एक्चुअल में जो है ये अलग अलग तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको जो तरीका बताता हूँ, तो जैसे मीन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो मीन जो होता है ना, मीन, इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन। समेशन एक्स आई मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, है ना, टोटल सम बोलते हैं हम इसको, टोटल सम जितना भी आता है। एन का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मान लेते हैं, सपोज करिए मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मीन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये टोटल सम आ जाता है, इसका मतलब यही तो है ना। मतलब अगर मैं इसको इधर लेके चले जाऊं, सपोज करो ये n है, n को मैं इधर लेके चले जाऊं x बार के पास में, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन के बराबर, टोटल सम के बराबर होगा या नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर अगर टोटल सम है जैसे समेशन एक्स आई, तो ये n इंटू एक्स बार के बराबर होता है ना। तो बस एक चीज का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कंबाइन मीन्स थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है, आपका बन जाता है काम, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था, आपसे ये बोला गया था द मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स इज 15 केजी। 9 आइटम है अपने पास में, ठीक है, उनका मीन वेट कितना है, 15 केजी है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रखा है इफ वन मोर आइटम इज एडेड देन द मीन वेट becomes 16 kg, then the weight of the 10th item will be, यानी वस्तुओं का माध्य भार जो है, 9 वस्तुओं का माध्य भार जो है वो 15 किलोग्राम है। एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्य भार जो हो जाता है वो 16 हो जाता है। तो बताओ 10वीं वस्तु का माध्य भार क्या होगा। सपोज करिए, इसके क्वेश्चन अब बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, ऐसे भी आते हैं कई बार कि मान लेते हैं क्लास में जो है, ये बहुत ही, जैसे आप बहुत जगह पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्लास में जो है स्टूडेंट की एज या स्टूडेंट का मीन वेट जो है वो मान लेते हैं 55 केजी है। एक टीचर आए, हम जैसे मोटे तगड़े, और वो स्टूडेंट जो मान लेते हैं क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का मीन वेट जो है वो 55 केजी है। एक टीचर आए, टीचर के आते ही जो है मीन वेट बढ़ गया, है ना, बढ़ गया, और वो बढ़ के मतलब 56 हो गया, या 57 हो गया, या 58 हो गया, कुछ भी ऐसे दे देते हैं, 57 हो गया। तो बताओ वो टीचर का वेट कितना है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो होता क्या है, आपको बस ये देखना होता है कि भाई अगर ऐसा था, जैसे स्टूडेंट का, जैसे कोई 10 स्टूडेंट थे, उनका मीन वेट जो था वो, मीन मतलब 10 स्टूडेंट, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट था ना, एन की वैल्यू है इस समय, ठीक है। तो इनका मीन वेट यानी एक्स बार जो था वो मैंने बोला 55 था। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया एन दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, तो क्या समेशन एक्स आई निकल सकता है, यानी टोटल सम निकल सकता है क्या, टोटल सम। तो आप बोलेंगे सर हाँ, टोटल सम का आपने बोला समेशन एक्स आई जब होता है वो एक्स बार इंटू एन के बराबर होता है, यानी इन स्टूडेंट का टोटल जो सम होगा वेट का, है ना, तो आप ये बड़े आराम से निकाल सकते हो, 55 इंटू 10 यानी 550 किलो के सारे स्टूडेंट्स है ना। टीचर के आने पर ये 56 किलो हो गया मीन वेट। टीचर के आने पर, टीचर जब आया तो लोग हो गए अब 11, यानी एन की वैल्यू 11 हो गई, और ये मीन वेट जो हो गया वो अब हो गया 56, सपोज करिए। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूंगा अब समेशन एक्स आई कितना है नया वाला, तो आप बोलोगे सर एक्स बार इंटू एन होता है सर, तो ये हो गया 56 इंटू 11। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, 56 इंटू 11 करके जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा आएगा, है ना, जो भी आएगा, है ना। तो ये जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो आंसर आएगा ये नया वाला वेट होगा सारी की सारी क्लास का, यस और नो। जैसे मैं 6565 कर लेता हूँ बच्चे, तो ये हो गया भैया 6 6 5 11 और 6 616 हो गया, है ना, 616। तो 616 जो वेट आया ये पूरी क्लास का वेट है इंक्लूडिंग टीचर। पहले पूरी क्लास का वेट इतना था, है ना, बच्चों का जो वेट था। अब पूरी क्लास का वेट 616 किलो है। तो इसका मतलब ये टीचर जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा मोटा टीचर है भैया, इसने बहुत ज्यादा वेट बढ़ा दिया क्लास का। तो इस टीचर का वेट कभी भी निकालना होगा तो आपको करना क्या है, नए वाले टोटल सम में से पुराना वाला टोटल सम माइनस कर देना है, ठीक है।
और जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो टीचर का वेट ऐसा कुछ निकाल के आप आ सकता है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वगैरह तो हम कर ही लेंगे। क्लियर है ना इतनी बात? तो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स इज 15 kg, इफ वन और मोर आइटम इज एडेड देन द मीन वेट ऑफ 6 वेट बिकम 16 kg, देन द वेट ऑफ द 10th आइटम विल बी। ये सेम ही चीज है, मैं यहाँ पे आइटम को जो है वो टीचर बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आइटम को मतलब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए आप एक। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको बोल रखा है सबसे पहले गिवन है एन, मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स जो है वो 15 kg है। तो एन और एक्स बार गिवन है 15। तो क्या मैं यहाँ से टोटल सम निकाल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकाल लो, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया ये होता है एक्स बार इंटू एन। तो एक्स बार इंटू एन होता है तो भैया, तो एक्स बार है 15, 9, 135 होता है शायद, है ना? तो 135 kg जो है वो टोटल सम है वेट का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक और आइटम ऐड कर दिया गया तो एन अगर मैं आपसे बोलूं अब कितना हो गया? ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, एक्स बार अब न्यू वाला कितना हो गया? तो आप बोलोगे 16 हो गया, मीन जो है वो 16 kg हो गया। तो 10th आइटम का वेट क्या होगा? तो आप दोबारा से न्यू वाला टोटल सम निकालिए। टोटल सम निकालिए तो आप बोलेंगे सर इसको कुछ नहीं करना, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 160 आ जाएगा। अब ये जो आया ना, अब आपसे पूछता है अगर वो कि भाई 10th आइटम का वेट बताओ। तो वेट ऑफ 10th आइटम अगर मेरे को निकालना होगा, वेट ऑफ 10th आइटम, ठीक है, आइटम, तो करना क्या है, नए वाले में से पुराना वाला घटा दो, बस आपका आंसर खत्म। नए वाले में से पुराना वाला घटाओगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है मेरी? किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीजें क्यों कर रहे हैं हम, ये चीजें क्यों कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है ना? कि कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर आपको आ गया तो काम हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं आता कि ये चीजें क्यों कर रहे हैं तो दिक्कत है। ठीक है ना? तो ये चीजें क्यों करी, फॉर्मूला कहाँ से लगाया, कैसे लगाया, क्या करा क्या नहीं करा, सब समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो आपका भार और कम करते हैं एक भार वाली चीज के ऊपर बात करके, जिसका नाम है वेटेड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, वेटेड अर्थमेटिक मीन, जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे क्योंकि पूछ लिया ना इन्होंने, तो आपको आना चाहिए, है ना? वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? वेट्स एक्चुअल में होते क्या है? वेट क्या मतलब क्या है? भार नहीं, वेट का मतलब भार नहीं है। वेट का मतलब यहाँ पे कुछ और है। सपोज करिए यहाँ पे कुछ हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सपोज करिए x1 x2, है ना, x3, ऐसे कर करके xn तक। और डब्ल्यू आई उसका वेट है। वेट का मतलब होता है कि, वेट का मतलब भार नहीं है, वेट का मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं, वेट का मतलब होता है कि कुछ असाइंड वैल्यू जिससे x1 ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करा जा रहा हो, W2 ऐसी कोई असाइंड वैल्यू है जिससे x2 को मल्टीप्लाई करा जा रहा है, W3 ऐसी कोई असाइंड वैल्यू है जिससे x3 से मल्टीप्लाई करा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मैं क्या करूं, हर नंबर को x1 x2 x3 x4 ऐसे जो नंबर हैं, इनको मैं अलग अलग नंबर से, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर, W1 W2 W3 W4 ऐसी कुछ वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दूं या उनको उनके साथ में असाइंड कर दूं। ठीक है, तो अगर मेरे को तब नया अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उस नए अर्थमेटिक मीन को हम कैसे निकालते हैं? तो ये जो नई असाइंड वैल्यू जो होती है ना, W1 W2 W3 Wn, इन असाइंड वैल्यू को हम बोलते हैं वेट्स। मतलब असाइंड वैल्यू का मतलब आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि पहली, मतलब सपोज करिए 2 4, ये मैंने 2 4 6 ऐसे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, बहुत सारे एक्सा। ठीक है, WI मैंने ऐसे लिख दिया 1 3 5 7, है ना, ऐसे लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने लिख रखी है। तो अगर ऐसे लिख रखी है, तो अगर मैंने आपसे पूछा, अब मल्टीप्लाई तो मैंने कर दी, अब बताओ नया मीन कितना होगा? अगर हर वैल्यू के साथ में कुछ वैल्यूज असाइंड है तो नया मीन कितना होगा? वेटेड मीन। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर ऐसा कुछ कंसेप्ट आता है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो जो W1 है उसकी x1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, W2 की x2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, W3 की x3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और ऐसे करते करते WN की xn से मल्टीप्लाई कर देनी है। और इसको डिवाइड कर देना है टोटल वेट से, है ना? टोटल वेट का मतलब मेरा क्या है, सबको जोड़ के जितना भी टोटल वेट आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन में करना कुछ नहीं है, पहले वाले वेट को दूसरे वाले वेट से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले वेट को तीसरे वाले से, तीसरे वाले को चौथे वाले से, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके टोटल वेट से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन बोला, मैं इस पे बाद में आता हूँ। व्हाट इज द
ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन बना लिया, व्हाट इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। वैसे मैं इसको ना फॉर्मूले की तरह से दिखाने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन की तरह से हो, ठीक है। आपको मैं 4 ऑप्शन भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अभी देने का, मैं तो सीधा सीधा इसको ना सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। अगर आपको बोला जाता है कि एन नेचुरल नंबर है, इनका वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालिए, ठीक है, हुज वेट्स आर नंबर इटसेल्फ, ठीक है, हुज वेट्स आर द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। ये हमारे को बनाना है। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास में कुछ एन नेचुरल नंबर है। जैसे एन नेचुरल नंबर मतलब एक्सआई कुछ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 ऐसे करते करते एन तक, और इसके कुछ वेट्स हैं डब्ल्यू आई, ये भी वही है 1 2 3 ऐसे कर करके, ठीक है, एन तक। तो बताओ इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन कितना होगा। तो अगर ऐसे निकालना है आपको, तो आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए कि वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है भाई, है ना। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मेरे को वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है, डब्ल्यू ए एम बोल रहा हूँ मैं इसको, तो इसका फॉर्मूला होता है W1 की मल्टीप्लाई x1 से करोगे, W2 की मल्टीप्लाई x2 से करोगे, W3 की मल्टीप्लाई x3 से करोगे, और एंड सो ऑन WN की मल्टीप्लाई xn से करोगे। अपॉन में सारे जितने भी वेट हैं सबको जोड़ दोगे, W2 प्लस डॉट 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 WN ऐसे करके जोड़ दोगे। तो जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे ना, अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ऐसे होगा, देखो W1 है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, x1 से, ठीक है। W2 है 2 और x2 भी 2 ही है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, ऐसी 3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ऐसी करते करते n की मल्टीप्लाई n से होगी, ठीक है। चलिए अब नीचे देखिए जरा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ठीक है। तो ये बन रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब ऐसे बन रहा है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्या इसका फॉर्मूला पता है आपको, एन स्क्वायर तक का अगर मेरे पास में आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1, है ना, 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। नीचे देखना 1 प्लस 2 प्लस 3, एन नेचुरल नंबर का सम होता है, ये होता है एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। देखो एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कट, इससे ये कट, तो ये 3 मिला, यानी इसका आंसर मेरे पास में आ गया। कहाँ लिखें भैया, यहाँ लिख दें, कोई चल दिक्कत तो नहीं है। वेटेड अर्थमेटिक मीन जो आ गया वो आ जाएगा भैया 2n प्लस 1 बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको अपनी स्क्रीन के हिसाब से, मेरे पास में स्क्रीन में जगह कम है, आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। यहाँ तक का लिखकर 2n प्लस 1 बाय 3। तो कभी भी अगर मान लेते हैं एन नेचुरल नंबर्स आ गए आपके पास में, उनका वेट भी वही है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन कभी भी निकालना हो तो वो होता है 2n प्लस 1 बाय 3 होता है। अब देखो जैसे सपोज करो ये फॉर्मूला कैसे काम आता है, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया जाता है एक क्वेश्चन में, फाइंड द वेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारे को ना दूसरा क्वेश्चन खुद ही दे दूंगा, खुद करना। वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 7 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हुज वेट्स, ठीक है, आर द नंबर इटसेल्फ। देखो तो यहाँ पे ना दो तरह के बच्चे होंगे, दो तरह के बच्चे, कुछ बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन को देखेंगे छोड़ देंगे, दूसरी तरह के बच्चे बोलेंगे इसको चलो करते हैं, तो वो वेटेड अर्थमेटिक मीन उन्होंने पढ़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरे होंगे बिल्कुल बढ़िया वाले बच्चे, वो बोलेंगे इसका तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वेटेड अर्थमेटिक मीन जब n नेचुरल नंबर का हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2n प्लस 1 बाई 3, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे n होता क्या, n होते हैं 7 नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू 7 है, तो करेंगे क्या, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 7। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो निकल गया वो आ गया 2 इंटू 7 प्लस 1 बाई 3, यानी 15/3, जो आ जाता है भैया कितना, 5, ठीक है। तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। बना के देख लीजिएगा इसको ना पूरे के पूरा मेथड करके, बड़े वाले मेथड से भी वही बनेगा, छोटे वाले से भी वही बनेगा, क्योंकि वही तो चीज है ना। तो हमको बस फॉर्मूले के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारा आंसर आराम से बन जाएगा भैया। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, सॉल्व कैसे करना है अगर आपको ये पता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। अब जरा देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हारे को,
क्वेश्चन देने के बाद में 30 सेकंड का या 20 सेकंड का टाइम लीजिएगा, जितना भी आपको लगता है, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। 20 सेकंड से ज्यादा कोई टाइम नहीं दूंगा आपको। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, आप करिएगा खुद अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो। चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए जरा, आपको बोल रखा है व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स विद वेट्स बिगिन। बिगिन नहीं होगा, ये बीइंग होगा यार। बीइंग, बीइंग द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 17/2, 33/2, 11 या 187/2। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि 16 नेचुरल नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, क्योंकि वेट वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो भैया आप बना लीजिए, मैं सीधा सीधा इसका बताता हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 16 है। नंबर जो है वही उनका वेट है, यानी जो नंबर है xi 1 2 3, है ना, यही इनका वेट भी है ना, 1 2 ऐसे करते करते। ठीक है, 16 तक है पूरे के पूरे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका जैसे वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है अगर आपको, तो इसका तरीका होता है भैया 2n+1/3। 2n+1/3 होता है। सीधा सीधा करेंगे, 2 × 16 + 1/3। 16 दूनी 32 और 1 33 होता है भैया। 33/3 हो गया कितना, 11। तो 11 जो हो जाएगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आज सी ऑप्शन का दिन है भैया। सी ऑप्शन के ज्यादातर आंसर हमारे को मिल रहे हैं। अभी तक 4 क्वेश्चन करें, चारों के आंसर सी निकले हैं भैया, पता नहीं कैसे। ठीक है, चमत्कार हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा बहुत चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो भैया आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं हम। जब मीन की हम बात करते हैं तो मीन में अलग अलग तरह के मीन आते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमने सारा का सारा चीजें आपको बताई। अब दूसरा आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, देखो जरा, सपोज करिए अगर आपके पास में x1 x2 xn ऐसे कर करके बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास में नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन है, देन द ज्योमेट्रिक मीन इज डिनोटेड बाय gm। ठीक है, एंड gm इज इक्वल टू होता है x1 इंटू है भैया ये x2 x3 डॉट 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 xn तक आप मल्टीप्लाई करके 1/n इसकी पावर कर दीजिए। अब इसका मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा एक स्क्रीन ले लेता हूँ पुरानी वाली। ठीक है, ये सपोज करिए आपके, मैंने बोला ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। देखो इसमें ना मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में 2 ऑब्जर्वेशन है, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस x1 एंड x2। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा पुरानी यादों में लेके जाऊं तो ऑब्जर्वेशन हम पुरानी यादों में a एंड b लेते थे। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता था ना, वो ऐसा होता था √ab। याद है, याद है या नहीं है, याद है ना, याद आ रहा है ना कुछ। तो आपको करना क्या है, अगर आपको 2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। जैसे आपसे बोल दिया था फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 32। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना। तो पहली ऑब्जर्वेशन ए है, ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन बी है। इन दोनों को उठाओ, इसमें रूट में रखो √64। इसका आंसर भैया कितना, 8। बस ऐसे कर देंगे। अगर आपको 3 ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना हो, फॉर 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, फॉर 3 ऑब्जर्वेशंस ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सपोज करिए ऑब्जर्वेशन है x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर कितना, 1/3। ठीक है, तो अगर आप मान लेते हैं जैसे जैसे मैं ऑब्जर्वेशन बढ़ाता रहूंगा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इस तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज करिए मेरे को 4 ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना है, फॉर 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर 4 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, x1, ठीक है, x2, x3 एंड x4। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है उस केस में वो होता है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 की पावर कितना, 1/4 होता है। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अगर आपको। तो यहाँ पे था ए बी का पावर अंडर रूट का होता मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा 3 नंबर्स जब थे तो पावर थी 1/3। 4 नंबर जब थे हमारे पास में तो पावर थी 1/4। तो ऐसी अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाता रहूं, यानी n ऑब्जर्वेशन में अगर कर दूं, तो पावर कितनी, 1/n आ जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, देखो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है x1 x2 x3 की पावर कितना, 1/n होती है, xn की पावर 1/n होती है। याद रखिएगा सारे के सारे मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, वहां पे कॉमा दिख रहा है, इसका मतलब भड़क मत जाना या बहक मत जाना कि हाँ कॉमा देखकर एकदम से कॉमा। ठीक है, दिमाग को कॉमा में नहीं पहुंचाना। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देयर इज अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन क्या है हमारे पास में, कि ज्यादातर लोगों को लगता है ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं का निकलता है जो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ऐसा नहीं है।
ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो ना हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो ना हो, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो या ना हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन से उतना ही लेना देना है जितना खाली चैप्टर में दिखता है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थमेटिक मीन बाकी ऑब्जर्वेशन का नहीं निकलता, सबका निकल सकता है, ठीक है। ऐसी ज्योमेट्रिक मीन भी जो है वो सबका निकल सकता है, तो याद रखिएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वेशन कैसी दे रखी है, ज्योमेट्रिक मीन सबका निकलेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हार्मोनिक मीन की बात करें, हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो अगर मान लेते हैं आपके पास में x1 x2 xn तक ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है, तो इसका हार्मोनिक मीन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं HM इज इक्वल टू, वैसे तो मैं तो ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n अपॉन, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ जरा कलर ना, इसको हम लिखते हैं n अपॉन समेशन i इज इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन एक्स आई। हम कुछ इस तरीके से इसको दिखाते हैं हार्मोनिक मीन को। तो हार्मोनिक मीन एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, दो ऑब्जर्वेशन फॉर टू ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ए एंड बी। मैं इसका फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो हार्मोनिक मीन जो होता है उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो नीचे ए बी आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी और ये आ जाएगा 2, इसको ऊपर पहुंचाओ तो ये हो जाता है 2ab अपॉन में ए प्लस बी। तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखा भी होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, कई बार कई जगह पे यूज करते हुए देखा होगा। अगर आप मैथ्स में अभी अपने बुक वगैरह उठा लिए तो ये सीक्वेंस सीरीज में ये क्वेश्चन में चैप्टर बड़ा फॉर्मूला दिखता रहता है ये, ठीक है ना। तो 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है दो ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर मान लेते हैं तीन ऑब्जर्वेशन के लिए करना है, फॉर थ्री ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मान लीजिए हमारे को x1 x2 एंड x3 के लिए करना है इसको, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो होता है ना भाई, वो होता है 3 अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। तो क्या समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है। अगर मान लेते हैं n ऑब्जर्वेशन के लिए हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 x2 xn तक। अगर मेरे को n ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन xn तक चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है भैया समेशन का कि 1 से लेके n तक आपको खोलना है। अगर मान लेते तीन ऑब्जर्वेशन होंगी तो 1 से लेके 3 तक हो जाएगा, यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन होंगी तो 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, चार हो जाएंगी तो 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। इस तरीके से हार्मोनिक मीन जो है वो आप चेंज कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तब ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन एफ आई, ठीक है, अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके m तक एफ आई अपॉन एक्स आई, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाता है हार्मोनिक मीन को फॉर्मूले को। तो याद रखिएगा इन तीनों में एक रिलेशन भी है। जैसे एक तो ये दिख रहा है आपको, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो तीनों में से बड़ा कौन सा, तो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन आता है और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन आता है। और क्या है इसमें रिलेशन, तो रिलेशन याद रखिएगा, एक रिलेशनशिप अलग होती है, रिलेशनशिप, है ना। एक रिलेशनशिप वो है जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों मिलकर शेयर करते हैं, है ना, अमंग एम, जीएम एंड एचएम। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, पता है आपको क्या, जीएम स्क्वायर जो होता है वो ए एम इंटू एच एम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा भैया, ए एम इंटू एच एम जब भी हम करते हैं तो वो जीएम स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप याद रखिएगा, क्लियर है। अगर आपको अर्थमेटिक मीन पता है, हार्मोनिक मीन पता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर तीनों में से कोई भी दो पता है ना तो तीसरा वाला आराम से निकलता है, जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम इंटू एच एम के बराबर होता है भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्क्रीन हमारे पास में जितनी होती है हम उतनी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली स्क्रीन देख कर ही खाली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको एक प्रॉपर नोट में बनाइएगा आप, ठीक है, प्रॉपर नोट में बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन प्रॉपर नोट में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहेगा रिकॉल करने के लिए, है ना। तो चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन बता देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, फिर हार्मोनिक मीन पे जाएंगे, फिर आगे पे जाएंगे। पहले ज्योमेट्रिक मीन पे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बोल रखा है व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन, इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं अभी, पहला थोड़ा सा देखिए, इसमें जरा दिमाग लगाइए। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डाटा 2 4 8 16 एंड 32। आपसे बोल रखा है इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 16 होगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तो बता दिया मैंने आपको, कैसे करोगे वो आप दिमाग लगाइए, ठीक है। तो मैं बिना वीडियो को पॉज करे मैं सीधा सीधा इसका आंसर बनाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक आंसर अपने दिमाग में रख लीजिए। ज्योमेट्रिक मीन के लिए देखो सबसे पहले आपको एक्सआई यानी डेटा गिवन है 2 4 8 16 और 32,
ठीक है, ये डेटा गिवन है। तो अगर आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से? एक तो जो मैंने बताया, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है x1 x2, ठीक है, x3, इनकी मल्टीप्लाई करो xn तक और इसकी पावर कितना कर दो 1/n। अब इसका मीनिंग क्या है? n यहाँ पे काउंट करो, n कितने? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है तो n की वैल्यू 5 है इस समय, ठीक है। और तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊंगा तो इसका मीनिंग होता है 2 4 8 16 और 32 को मल्टीप्लाई करो और इसकी पावर कर दो कितना? 1/5 और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा? मैं बोलूँगा बिल्कुल बड़ा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आप जो है मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको 2 की पावर 1 लिख लो, 2 को, है ना, 1/5। मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होती है? जुड़ती है, घटती है, क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जुड़ती है। तो 2 की पावर 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15, 2 की पावर 15 होगी, इसकी पावर होगी 1/5। चलिए 5 से 15 काटिए, 3 बारी में कटेगा, ये हो गया 2 की पावर 3 यानी 8 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सुनहरा सा आंसर हमारा आ चुका है। ये इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई है कैसे निकाला? देखो ये है बेसिक फॉर्मूला इसको करने का। अब बात मैंने बोली कि इसको करने के दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं लगती है, हर जगह नहीं लगती। तो एक चीज आपको क्लियरिटी होनी चाहिए भैया, शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको लगानी कब है ना, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा दो। तो ज्योमेट्रिक मीन में शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक क्या कहती है भैया? ट्रिक ये कहती है कि अगर, ठीक है, इफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर इन जीपी, आर इन जीपी, ये अगर किसमें है? जीपी में है, ठीक है। जीपी का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझिएगा। जैसे सपोज करिए, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं हम, गुणोत्तर श्रेणी को, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ नंबर्स या कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो जीपी में है, तो इसका मतलब ये होता है उनका रेशो कॉमन होता है या रेशो सेम होता है। अब इसका मीनिंग क्या है भैया? क्या कॉमन रेशो, क्या रेशो सेम? जैसे सपोज करिए 3 9 27 81, ठीक है। मैंने ये बोला कि भैया ये जो टर्म्स है ये जीपी में है, एपी में है, क्या है? तो आपको करना क्या है, देखो इनको ना 9 को 3 से डिवाइड करना जरा। तो आप बोलोगे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे सर 3 आ जाएगा। 27 को 9 से डिवाइड करना, तो आप बोलेंगे सर 3 आएगा। 81 को 27 से डिवाइड करिएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 आएगा। तो हो क्या रहा है देखो, जीपी एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा सीक्वेंस जब मैं पीछे वाली सक्सीडिंग टर्म बोलते हैं हम इसको, ये वाली आगे वाली, सॉरी, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से अगर मैं डिवाइड करूं, यानी प्रीसीडिंग टर्म से अगर मैं डिवाइड करूं, और प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का रेशो, रेशो मतलब डिवीजन पार्ट, ठीक है, ऑलवेज सेम आए, तो ऐसी प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल दिया जाता है। जैसे 2 4 8 16, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, क्या ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब मान लेते हैं अगर कोई नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में है, तो जीपी में है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है अंडर रूट में पहला वाला नंबर इंटू लास्ट वाला नंबर, यानी पहला वाला लास्ट वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका रूट निकालो, आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करिए इसका सॉल्यूशन हमारे को निकालना था, आपको क्या गिवन था? x1 xi इज इक्वल टू गिवन था 2 4 8 16 32, और इसको देखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 है जीपी में, तो आप बोलेंगे हाँ सर है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो भैया 2 को उठाओ पहले वाले को, 32 को उठाओ लास्ट वाले को, ठीक है, 64 बनेगा, रूट कर दो 8 इसका आंसर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब ये जीपी में होंगे। अगर ये जीपी में नहीं है तो ज्योमेट्रिक मीन ऐसे नहीं निकलेगा, फिर पहले वाली तरीके से निकलेगा। आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, पावर 1/n करनी है, तब 1/n करनी है, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे आप, ठीक है। तो अगर मेरे को मतलब फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है, क्लियर है? चलिए, अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मैंने बोल दिया 3 9 27 81 243, ठीक है। ऐसे हमने बोल दिया भैया इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन के लिए 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, क्या ये जीपी बना रहे हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बना रहे हैं सर, है ना। अगर ये बना रहे हैं, और थोड़ा सा और आगे चला लेते हैं इसको, 729 तक कर लेते हैं। अगर ये बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा पहला और या छोड़ो 729, इतने तक ही कर लेते हैं, है ना, हटाओ, कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी अपनी, ठीक है। तो अगर हमारे को इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपको करना क्या है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए पहला वाला नंबर
इसकी लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए और इसका रूट निकाल दीजिए 729 का। अगर आपको रूट पता है तो अच्छी बात है, और अगर आप मेरे जैसे हो जिसको रूट नहीं पता तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग ये कहता है कि 3 की पावर 1 होता है, 3 की पावर 5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 की पावर 6 और इसकी पावर है 1/2। काट दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 होती है 27, यानी 27 का रूट जो होता है वो 729 होता है। 729 का जो वो 27 होता है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी खुशखबरी में आपसे जो है एक क्वेश्चन दिलवा देते हैं हम, केवीएस टीजीटी का करवा देते हैं 2017 का दिसंबर का। आपसे बोला फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओ ओ ओ ओ। ये तो हमारा एग्जांपल ही हो गया। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ना? ठीक है, हमने गलती से मिस्टेक में एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया केवीएस टीजीटी का। ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसी के जैसा ना कोई और एग्जांपल ले लीजिएगा किसी और मल्टीपल में। जैसे सपोज करिए मैंने एक दे दिया फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, सपोज करो 5, 25, 125, 625। 625 के बाद में हम आ जाते हैं भैया 3125, है ना? बस इतना काफी है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर बड़ा आसान है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो 5 को उठाओ, 3125 को उठाओ, 3125 इंटू 5 होता है 15625। ठीक है, नहीं पता है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो ऐसे करेंगे इसको, अगर नहीं पता तो 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 5 है ना? तो टोटल हो गया 5 की पावर 6, इसकी पावर है 1/2, हो गया 3, 5 का क्यूब यानी 125 इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है किसी भी चीज का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। क्या हर बार ज्योमेट्रिक मीन बिना रूट के आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, रूट में भी आ सकता है, डिपेंड करता है। वो तो मैंने आसान तरीके से 1 2 3 4 5 बनाए हैं ताकि वो छठे वाले पावर से मल्टीप्लाई होकर उसका रूट कट जाए। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके पॉइंट में भी आंसर आते हैं, तो उसको रूट निकालना पड़ता है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे निकाल लीजिएगा आप। चलिए अगर आपको ये क्लियर हो गया तो तीसरी टॉपिक आ जाता है बच्चे हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन इसको हम हरात्मक माध्य बोल देते हैं भैया। हरात्मक ऐसा कुछ होता है भैया। ठीक है, हरात्मक माध्य। ठीक है, हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी ना हो, हरात्मक का लिखा ना जा रहा हो, लेकिन हरात्मक ही बोलते हैं उसको हम। ठीक है, हरात्मक माध्य क्या होता है हार्मोनिक मीन? देखो अगर मान लेते हैं दो ऑब्जर्वेशन के लिए निकालना हो, है ना, फॉर टू ऑब्जर्वेशन अभी बताया था मैंने, तो ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए होंगी तो उसके लिए फॉर्मूला फिर वही है। ठीक है, एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन, आई इज इक्वल टू 1 से एन। ठीक है, 1 अपॉन एक्स आई, बस इसको करना आपका आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। ये दो के लिए ही लगेगा और उसके बाद कई जगह पे शॉर्टकट पे लगेगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोला गया फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज नंबर्स। आपसे बोला इन नंबर का हार्मोनिक मीन निकालिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/17 तक। ठीक है, 19/2 आएगा, 2/16 आएगा, 2/19 आएगा या 19/16 आएगा, आपसे पूछ लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं भैया कुछ सेकंड, मैं आपको दे देता हूं, सपोज करो 30 सेकंड। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है आपके लिए। बनाइए इसको। ठीक है, और आंसर बताइए हमारे को। ठीक है, तो बनाइए और आंसर बताइए। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना? चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उसका सॉल्यूशन। एक्सआई दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? 1/2, 1/3, 1/4, एक एक का गैप है अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे वाले में ना, 1/17। ठीक है, तो इसका हमारे को हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है समेशन क्या, वन एन अपॉन 1/xi होता है ना? तो देखो ऐसा, एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n, 1/xi, और ये n आ जाता है ऊपर, है ना? तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी यूज हुई है, पहले ये बताओ कितनी है भैया इसमें। क्या कह रहे हो, 17? भैया 16 है ना? 16 इसलिए है क्योंकि एक से स्टार्ट नहीं हुआ है नंबर, दो से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 3 4 5 6, तो दो से स्टार्ट हो रहा था, एक ऑब्जर्वेशन कम है ना, तो एन की वैल्यू 16 है। ठीक है, अब 16 है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 16 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसका मतलब क्या होता है, 1/xi का मतलब होता है 1/1/2। ठीक है, xi मतलब ये है ना, इनको उल्टा करना है। ठीक है, तो उल्टा करेंगे तो 1/2 मतलब इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते 17 तक जोड़ दो। ठीक है, 17 तक अब कैसे जोड़ें?
तो इसको जोड़ने का देखो बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, एपी वाला फॉर्मूला है ना। अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप ऐसे तो नहीं जोड़ पाओगे, ऐसे जोड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें एन की वैल्यू बतानी चाहिए, कितनी टर्म्स यूज हो रही है, तो 16 हो रही है, तो 16/2, ठीक है। ए 2 प्लस ए एन 17, ऐसे करो आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया 16 से 16 कट गया, ठीक है, दो नहीं काट रहा हूँ मैं। और ये आ रहा है 1/2, और ये आ रहा है 17 18 19 19 आ रहा है, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो ये हो गया भैया 2/19, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है भैया, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं बेसिक से कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो, जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपने जो 30 सेकंड में आंसर दिया होगा यही दिया होगा। जिस चीज का आप वेट कर रहे हो वो आप वेट कर रहे हो ट्रिक का। सर ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, तो लो ट्रिक भी बता देते हैं भैया, है ना। ट्रिक्स क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इफ x1 या x1 x2, ठीक है, xn आर इन एचपी, ये अगर एचपी में है, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देन हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ये कहीं पे भी लगाओ आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एचपी पता होना चाहिए। एचपी होता है एपी का, मतलब एक तरह से सपोज करो एपी का उल्टा होता है। जैसे सपोज करो 1/2 1/4 1/6, ना तो ये जीपी है ना तो ये एपी है ना। अगर ऐसी कोई सीक्वेंस है जिसको मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब 1/2 का उल्टा कर दूं, जैसे 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, है ना। ये 4/1 हो जाएगा, ये 6/1 हो जाएगा। ऐसी अगर मैं कुछ सीक्वेंस बना पाऊं तो ये सीक्वेंस एक्चुअल में उल्टा होके क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जैसे 2 और 4 का गैप कितना, 2, 6 और 4 का गैप कितना, 2। तो अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है जिसको हमने उल्टा जैसी करा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल जैसी करा, और वो एपी बन गया, तो ऐसा सीक्वेंस को हम बोलते हैं एचपी। अगर कुछ टर्म्स एचपी में हैं तो जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है वो 2ab अपॉन a प्लस बी भी यूज कर सकते हो आप। यानी जैसे अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ तो 2 आएगा, इसको उल्टा करूंगा तो 3 आएगा, फिर नेक्स्ट वाले को 4 आएगा, ऐसे करते करते 17 आएगा। क्या इनका गैप सेम है, तो आप बोलोगे हाँ सर एक एक का गैप है, तो ये एपी बना रहे हैं। यानी इसको उल्टा जैसे ही करता हूँ मैं तो ये क्या बना रहे हैं, एपी। अगर ये एपी बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना, एपी है ना, ये 2 3 सारा का सारा है ना। तो इसका मतलब अगर उल्टा करके एपी बना रहे हैं तो ये पूरी प्रोग्रेशन जो होती है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाती है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसको उल्टा करते हो तो आप एपी बन जाती है, बस सीधा सा है। रेसिप्रोकल करोगे टर्म्स को तो एपी बन जाएगी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रही है 1/2 1/3 ऐसे करते करते 1/17 तक। तो अगर आपको इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है, हार्मोनिक मीन निकालना है इसका, तो इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब बात ये आती है सर व्हाट इज a व्हाट इज b, है ना। सो a एंड b आर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, ठीक है। a जो है फर्स्ट टर्म है एंड b इज द लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म यानी 1/17, फर्स्ट टर्म इज 1/2। तो आपको करना कुछ नहीं, 2 इंटू 1/2 करना, इंटू 1/17 कर लेना, अपॉन में 1/2 प्लस 1/17 कर लेना, ठीक है। तो भैया ये हो गया 2/17 दूनी 34 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 18 19 19 ही आ जाएगा, काट दो 34 से 34, 2/19 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात है ना। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन एक और दे देते हैं हम आपको, ताकि आप जो है इसको कर पाए। मैंने आपको बोला देखो शॉर्ट ट्रिक तब लगाना जब लगेगा कि लगने लायक है ना। हार्मोनिक मीन में होना जरूरी है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होने में होना जरूरी है 2ab अपन a प्लस बी करने के लिए। अगर नहीं है तो मत करिएगा, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला जो है बस 2 टर्म के लिए लगेगा, वरना नहीं लगेगा 2 से ऊपर, ठीक है। क्लियर है। अब जरा इसको ध्यान से देखो। जैसे देखो अगर सपोज करो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ट्रिक पढ़ के जाऊं, है ना, तो मैं बोलूंगा ये तो पहली टर्म तो सर a है, a इज इक्वल टू 3। लास्ट टर्म सर जी b है, b इज इक्वल टू -6। अगर हमारे को हार्मोनिक मीन आपसे आपने पूछा है तो वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी सर। यानी हम बोलेंगे सर 2 इंटू 3 इंटू -6 अपॉन में 3 - 6। अरे सर जी ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू -6, है ना, अपॉन में -3 आ रहा है, और ये कट के -12 आंसर आ रहा है, और ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। -12 या +12 जो भी है, +12 सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये इसलिए ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमने जो ये बताया है ट्रिक के हिसाब से
ये HP होना चाहिए। क्या ये HP है? तो आप बोलेंगे सर इसमें गैप जो है इसको मैं उल्टा करता हूँ, 1/3, 1/6 और 1/6 माइनस का, ये गैप तो सेम है ही नहीं। ये तो देख के पता लग रहा है इनको माइनस करूंगा तो मैं जीरो हो जाएगा, लेकिन इनको माइनस करके जीरो नहीं होगा, तो गैप सेम नहीं है। तो अगर मेरे को अब सॉल्व करना पड़ा इसको, तो मैं इसको जब भी सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने में मेरे को क्या क्या चीजें याद रखनी है। इसका सॉल्यूशन, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जीरो दे रखा है, इन्फिनिटी, -1/2, -3, चारों में से एक करेक्ट आंसर है ना। तो इसका, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है, सॉल्यूशन करने के लिए मैं सबसे पहले एक्स आई लिखूंगा, ये है 3 -6 -6। क्लियर है? एक्स आई लिखने के बाद में अब मेरा काम क्या होगा, मैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। एन कितना है यहाँ पे, 3 नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ठीक है, तो ये होता है एन अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 से एन 1/xi। तो इसका मतलब क्या होता है, 3/1/x1 प्लस 1/x2, है ना, प्लस 1/x3। अब जैसे ही ये करेंगे तो भैया ये हो गया 3/1/x1 यानी 1/3, -1/6 -1/6। चलिए भैया इतनी कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, 1/3 माइनस 1/6 1/6 2/6 हो गया। लो भैया 1/3 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 3/1/3 -1/3, ये हो गया 3/0 यानी इन्फिनिटी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना आसान है इसको करना, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर लिख दिया है, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके आप अपने हिसाब से लिख देगा, या मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। समझ में आ रही है बातें, कैसे हमने करा, क्या करा, क्यों करा, है ना, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको चीज़ें करने में आसानी होंगी। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको करोगे ना, तो आपका आंसर बड़ा आराम से और बड़ा ही सुलझा हुआ आंसर बनेगा। क्लियर है इतना? चलिए, अर्थमेटिक मीन का हमने लगभग पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अर्थमेटिक मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में दूसरा आता है मॉड। ठीक है, तो मॉड के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, और मीडियन के ऊपर भी। मीडियन के बाद में आपको क्वार्टाइल के बारे में बताएंगे। अभी आपको बिल्कुल मतलब आपको सब कुछ देखा देखा सही लगेगा कुछ क्लासेस तक, लेकिन उसके बाद में जैसे हम जैसे ही क्वार्टाइल पे पहुंचेंगे आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो चेंज होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलने वाली है। आई होप ये क्लास बढ़िया लगी होगी आपको। नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।